विक्रम ने जय को हिदायतें देकर उन्हें कार में बैठा दिया। उधर बच्ची के रोने की वजह से अनु ने उसे अंदर ले जाकर प्रेस करवाया, उसे दूध पिलाया और खुद भी तैयार हो गई। फिर अनु विक्रम और अनवी को लेकर महेश्वरी जी के घर के लिए निकल पड़ी, क्योंकि महेश्वरी जी ने कहा था कि बहन होने के नाते अनु को घर में स्वागत के लिए आरती करनी चाहिए। इसलिए महेंद्र जी और मंजुला जी को बताकर उनकी कार के पीछे पीछे ये लोग भी निकल पड़े। विक्रम और अनु की कार और जय और श्रेया की कार दोनों बस 2 मिनट के अंतर से महर्षि जी के घर पहुंच गई। अनु सबसे पहले अंदर गई क्योंकि उसे आरती करनी थी। उधर विक्रम ने अनवी को अपनी गोद में उठा लिया। हालांकि अनवी सोई हुई थी, लेकिन शोर सुनकर जाग गई और सबको बड़ी ही नई और अजीब नज़रों से देखने लगी। जय और श्रेया जैसे ही कार से उतरे, बड़े बुजुर्गों ने सबसे पहले उनकी नज़र उतारी। गेट के पास अनु ने उन्हें रोक दिया और पहले आरती उतारी। आरती के बाद जैसे ही उसने दोनों के माथे पर तिलक लगाया, जय ने अचानक एक फाइल अनु के हाथ में रख दी। यह वही जमीन के कागज थे जो उसने कुछ दिन पहले अपनी बहन के लिए खरीदे थे। यह देखकर अनु पूरी तरह से चौंक गई और हैरानी से बोली, यह क्या है भैया, ये सब क्यों? विक्रम जी मेरे पास है, बस यही काफ़ी है। तुम्हारा इस तरह करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जय ने कहा, तुझे मैके से माँ के सारे गहने मिले, लेकिन तेरे नाम पर कुछ नहीं दे पाया। इसका गिल्ट हमेशा मेरे मन में था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी शादी के गिफ्ट के रूप में तुझे दूँ, तो मैंने दे दिया। अनु ने विक्रम की ओर देखा तो विक्रम ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अनु ने जमीन के पेपर ले लिए और बोली, ठीक है, अब तुम दोनों एक दूसरे का नाम लो, तभी मैं घर में आने दूंगी। यह सुनकर जय मुस्कुराया और बोला, मैं अपनी पत्नी श्रेया के साथ आया हूँ। और ये बोलकर जय ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखा। वाह, बहुत अच्छा भैया, अब भाभी जी आपकी बारी है। अनु ने मजाक किया। जय ने हंसते हुए कहा, तुझे अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन बाद में देख लूँगा। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, मजाक कर रही हूँ, और फिर बोली, अच्छा अब तुम लोग आ सकते हो, दाएं पैर से अंदर आओ। सबकी खुशियों से भरी नज़रों के बीच जय और श्रेया ने घर में कदम रखा। घर में आते ही महेश्वरी जी ने श्रेया से कहा, बहू भगवान के मंदिर में दीपक जला दो। श्रेया ने भगवान की पूजा की और जय के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इसके बाद दोनों को अलग अलग कमरे दिखाए गए। चूँकि रिसेप्शन अगले दिन वहीं होना था, इसलिए अनु, विक्रम और अनवी उस रात महेश्वरी जी के घर पर ही रुक गए। अनु ने बच्ची को दूध पिलाकर सुला दिया और विक्रम को सौंपकर श्रेया के कमरे में गई। श्रेया को फ्रेश होने में मदद करने के बाद उसे नॉर्मल साड़ी पहनाई, खाना खिलाया और जूस पिलाया। फिर श्रेया के सो जाने के बाद अनु अपने कमरे में वापस चली गई। जय भी थक गया था, इसलिए वह फ्रेश होकर नॉर्मल कपड़े पहनकर सो गया। यह सोचकर कि अनु अभी उससे बात नहीं करने देगी, अगर मैं बात करूँगा तो मुझे ही डांट पड़ेगी, क्या ज़रूरत है, कल देख लेंगे। थकान के कारण वह भी सो गया। सुबह किसी की भी नींद नहीं खुली, सभी थके हुए थे, लेकिन महेश्वरी जी जय और श्रेया के साथ पूजा करवाना चाहती थी, इसलिए वह सभी के कमरे में जाकर उन्हें जगाने लगी, जिससे वह थक गई। अपनी नानी को जगाते देख अनवी उठ गई और नानी का हाथ पकड़ लिया। महेश्वरी जी ने कहा, तू ही मेरा सोना सा बच्चा है, बाकी सब देख कैसे सो रहे हैं। उन्होंने बेटे बेटी, दामाद और बहू चारों को डांटा और अनवी को गोद में लेकर अपने पति के पास चली गई। विक्रम ने कहा, क्या बात है, घर आए दामाद को कितनी बातें सुना रही है आपकी बड़ी माँ। आपको अकेले नहीं कहा विक्रम जी, हमें भी कहा है। बड़ी माँ की ओर इशारा करते हुए अनु बोली। तो विक्रम ने दृढ़ता से कहा, तुम लोग जो भी कहो, मैं इस घर का दामाद हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? अनु मुस्कुराई और वह अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बालों का जोड़ा बांधते हुए उठकर बैठ गई। विक्रम ने प्यार से कहा, कहाँ जा रही हो, थोड़ी देर तो रुको। शादी के बाद से 1 महीने से ठीक से नींद नहीं ली, खाना नहीं खाया, बस भाग दौड़ कर रही हो, थोड़ा आराम कर लो। अब अगर मैं सो गई तो यहाँ पूजा के काम कौन करेगा? श्रेया के पास रहना है, उसे तैयार भी करना है। अनु ने दृढ़ता से कहा, छोड़िए विक्रम जी, अपने घर जाने के बाद जितने दिन चाहो आराम करना, लेकिन अभी नहीं। तुम जो भी कहो उसमें कोई न कोई बहाना तो ज़रूर बनाओगी।
ठीक है तुम जाओ, लेकिन मुझे सब कुछ तैयार होने के बाद जगा देना। वैसे भी रात भर ठीक से सो नहीं पाया, विक्रम ने कहा और फिर से करवट बदलकर सो गया। अनु फ्रेश होकर साड़ी पहनकर आई तो देखा कि उसकी बेटी को नाना नानी खिला रहे थे। वह मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी और फिर श्रेया के कमरे में चली गई। श्रेया पहले ही जाग चुकी थी और मुश्किल से फ्रेश होकर बाहर आ रही थी। अनु ने पूछा, श्रेया तैयार करूँ क्या? श्रेया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, उफ अनु, शादी शादी, मुझे इतना एक्साइटमेंट था शादी के लिए, लेकिन शादी के बाद इतने सारे काम करवाएंगे ये नहीं पता था। अब तो लगने लगा है कि अभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। ऊपर से चैन से सोने भी नहीं दे रहे। पिछले 10 दिनों से हल्दी रस्में रोज़ सुबह उठने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज सोने की सोची थी लेकिन फिर उठा दिया। मुझसे अब और नहीं हो रहा, मुझे नींद आ रही है कहकर वह अनु के कंधे पर सिर रखकर सुस्ताने लगी। अनु ने मुस्कुराकर कहा, अरे शादी का मतलब सिर्फ मज़े करना नहीं होता, सब कुछ परंपरा के हिसाब से होना चाहिए। बस आज की पूजा खत्म होने दो, फिर रात को रिसेप्शन है, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, जितना चाहो सो लेना कहकर उसने श्रेया को साड़ी पहनने में मदद की और पूजा के लिए तैयार कर दिया। गुलाबी और सुनहरे रंग की सिल्क साड़ी और सोने के गहनों में श्रेया बेहद खूबसूरत लग रही थी। उधर जय को भी बहुत नींद आ रही थी। उसकी माँ पहले ही उसे 2 बार डांट चुकी थी। बड़ी मुश्किल से वह उठा, फ्रेश हुआ और धोती पहनकर तैयार हो गया। श्रेया ने हंसते हुए कहा, मुझे तैयार करने वाली भाभी, अब जाकर मेरे भाई को भी उठाइए और तैयार कराइए, विक्रम अभी तक सो रहे हैं। यह कहकर वह हंसने लगी और अनु विक्रम को जगाने के लिए चली गई। जैसे ही वह वॉशरूम में गया, अनु ने पूजा के लिए जरूरी सामान को सही तरीके से व्यवस्थित करने में मदद की। अब जब पूजा के लिए सब कुछ तैयार हो गया, पंडित जी भी आ गए। अन्वी को महेश्वरी जी ने तैयार कर दिया और कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ पूजा की सारी तैयारियां पूरी कर ली। इतने में मंजुला जी और महेंद्र जी भी महेश्वरी जी के घर पहुंच गए। जब सब कुछ पूरी तरह से तैयार हो गया, श्रेया और जय को बुलाया गया। दोनों साथ में आए और बैठकर सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत किया। व्रत अच्छे से संपन्न होने के बाद नई जोड़ी ने पंडित जी और सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। जब अनु की बेटी पूजा में बैठी थी तो वह 2-3 बार रोई, लेकिन दूध पीते पीते ही पूजा में बैठकर सो गई। इस तरह वह सबकी गोद बदलते हुए आखिर में अपने दादा महेंद्र जी के कंधे पर सिर टिकाकर गहरी नींद में सो गई। इसके बाद आए हुए सभी रिश्तेदारों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। जब वे सब खा चुके तब घर के लोग भी भोजन करने बैठे। अंत में श्रेया और जय के लिए भी एक थाली परोसी गई और उन्हें प्रेम से भोजन कराया गया। श्रेया और जय भी खाना खाने के बाद आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। बाकी सब लोग अगली तैयारियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। अनु अपनी बेटी को गोद में उठाकर कमरे में गई और कहा, हाय लीजिए विक्रम जी, आपकी बेटी, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। यह कहकर उसने बेटी को विक्रम की गोद में दे दिया। विक्रम ने बेटी को गोद में लेते हुए कहा, आ जाओ, और फिर उसने अनु को अपने पास लिटा दिया। पिछले कुछ दिनों से ठीक से नींद न लेने की वजह से अनु गहरी नींद में सो गई। जब बेटी ने माँ के ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो विक्रम ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, मम्मी को सोने दो बेटा, वो बहुत थक गई है, चलो हम बाहर चलते हैं और थोड़ा खेलते हैं। यह कहकर विक्रम बेटी को गोद में उठाकर हॉल में आ गया। वहाँ कल्याण जी और महेंद्र जी आपस में बातें कर रहे थे, जबकि महेश्वरी जी और मंजुला जी बाकी तैयारियों पर चर्चा करते हुए कुछ कामों में व्यस्त थी। विक्रम ने बेटी से कहा, देखो सब कितने बिजी है और हम कितने फ्री बैठे हैं, चलो बाहर चलते हैं और थोड़ा खेलते हैं। यह कहकर वह बेटी को गोद में उठाकर बाहर चला गया। विक्रम ने कार की चाबियां उठाई, अपनी बेटी को गोद में बैठाया और कार स्टार्ट की। तुम्हें खिलौने चाहिए क्या बेटी? विक्रम ने अपनी बेटी से बातें करते हुए उसे एक टॉय शॉप ले गया। वह अन्वी को गोद में उठाकर दुकान के अंदर गया और उसने बेटी को जो भी खिलौने चाहिए थे वे सब खरीद लिए। साथ ही विक्रम को जो भी पसंद आए वे भी ले लिए। सारे खिलौनों का बिल भरकर उसने उन्हें कार में रखने के लिए कहा, और कुछ चाहिए बेटी? विक्रम ने उसे गोद में उठाकर घुमाते हुए पूछा। तभी उसकी नज़र एक आइसक्रीम शॉप पर पड़ी।
अनवी की आंखें उन बच्चों पर टिकी थी जो आइसक्रीम खा रहे थे। वो अपनी छोटी छोटी उंगलियां चटकारते हुए उन्हें टकटकी लगाकर देख रही थी। यह देखकर विक्रम ने तुरंत उसके लिए एक आइसक्रीम कोन खरीद लिया। वो धीरे धीरे उसे आइसक्रीम खिलाने लगा। पिता बेटी दोनों ने आधी आधी आइसक्रीम खाई और फिर खिलौने लेकर घर लौट आए। इधर जय, श्रेया और अनु तीनों भी उठकर हॉल में आ गए। सबने साथ में बैठकर कॉफ़ी पी और बातें करने लगे। जय पहले ही विक्रम को फ़ोन कर चुका था, इसलिए विक्रम ने कहा, मैं अनवी को बाहर ले आया हूँ। अनु परेशान थी कि विक्रम अकेले ही बेटी को कैसे संभाल रहा होगा और किसी को भी साथ क्यों नहीं ले गया। घर आते ही विक्रम ने नौकरों से कहा कि सारे खिलौने अंदर रख दे। अनवी के हाथ में अब भी आइसक्रीम थी, जिसे खाते खाते वह अंदर आ रही थी। यह देखकर अनु उनकी ओर बढ़ने लगी। ये क्या जी, बिना बताए ले गए। पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, मैं कितनी घबरा गई थी। अनवी आपके साथ अकेली थी और ऊपर से आप अकेले ही गाड़ी चला रहे थे। अनवी के हाथ चिपचिपे लग रहे थे तो अनु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या है ये बेटी। फिर अपनी साड़ी के पल्लू से उसकी हथेलियाँ पोंछने लगी। विक्रम ने मासूमियत से कहा, अनवी ने आइसक्रीम खाई थी, बस फिर क्या था। अनु का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। आपको बिल्कुल भी अक्ल है या नहीं, इतनी छोटी बच्ची को आइसक्रीम कैसे खिला सकते हैं। अगर सर्दी हो गई तो, और फिर बिना किसी से पूछे ही कैसे खिला दिया। वह गुस्से में विक्रम पर बरस पड़ी। अनु की डांट सुनकर विक्रम का चेहरा उतर गया। वह धीरे से बोला, ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ बाकी बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे और अनवी बस उनकी तरफ देख रही थी। उंगली मुंह में डाले तो मैंने सोचा उसे भी दिला दो, उसने खा भी ली। तुम्हें जरा भी समझ नहीं है क्या, आइसक्रीम कितनी ठंडी होती है। पता है, इतनी छोटी बच्ची को दोगे तो उसकी तबीयत खराब नहीं होगी। इधर अनु के साथ साथ मंजुला जी और महेश्वरी जी भी विक्रम को डांटने लगी। विक्रम बेचारा उन सब के बीच खड़ा बस डांट सुनता रहा, जैसे कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। उधर अनवी, जिसे लेकर इतना हंगामा हो रहा था, बड़े मज़े से अपने पापा को डांट खाते देख रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी, जैसे कोई बड़ा तीर मारकर आई हो। 6 महीने की बच्ची को आइसक्रीम खिलाने की क्या ज़रूरत थी रे। उसे ठंड लग गई तो तुझे तब समझ आएगा। मंजुला जी ने अपनी पोती को गोद में उठाया और उसके छोटे छोटे हाथ मुंह साफ करने के लिए अंदर चली गई। हम भी यही कहने वाले थे, ऐसा जताते हुए अनु और महेश्वरी जी ने विक्रम को घूरा और फिर अपने अपने काम में लग गई। क्या यार, सब मुझसे ही चिढ़ गए हैं। विक्रम उदास होकर जय के पास बैठ गया। जय ने सवाल किया, अगर बच्ची को ठंड लग गई तो आइसक्रीम खिलाने का आइडिया आखिर तेरे दिमाग में आया कैसे। अरे वो बड़े आराम से बैठी थी मेरी गोद में, ऊपर से हमने खिलौने भी खरीद लिए। वहाँ और बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे तो वो अपनी उंगलियां मुंह में डालकर चटखारे लेने लगी। आइसक्रीम के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा यही सोचकर ले आया, लेकिन घर आते ही इतना बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा ये नहीं सोचा था भाई। ऊपर से उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए ही ला कर दिया, वरना मैं कुछ देने वाला भी नहीं था। विक्रम ने कहा, कुछ नहीं रे, तुम्हारी बेटी को आइसक्रीम पसंद आई लगती है। थोड़ी बड़ी होने के बाद अगर उसे आइसक्रीम ना मिले तो वो चुप नहीं बैठेगी और तुम भी उसे लाकर ना देने की हिम्मत नहीं करोगे, इसलिए घर में रोज़ धमाल मचेगा। तुम अभी से इसकी आदत डाल लो। जय ने विक्रम को मजाक में एक मुफ्त की सलाह दी, बस इतनी सी बात। विक्रम ने थकान भरे अंदाज में पूछा। जय ने हंसते हुए कहा, बस इतनी ही बात भाई। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब और क्या करे, बेटी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। बच्ची को अच्छे से प्रेस करवाकर मंजुला जी ने उसे नए कपड़ों में तैयार किया। ऊपर से हमने अन्नप्राशन के बारे में भी सोचा था और हम 1 हफ्ते बाद वो करने वाले थे, और अभी से अपनी बेटी को खाना खिलाने से पहले ही आइसक्रीम खिलाने लगे। मंजुला जी ने विक्रम को एक और डांट लगाई। छोटी अनवी, जिसके पेट में अभी भी आइसक्रीम थी, सबके साथ खेल रही थी। फिर जब उसे दोबारा भूख लगी तो वह अपनी माँ को ढूंढने लगी। पूरे घर में इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए अनु किसी और काम में व्यस्त थी। तभी मंजुला जी ने पुकारा, अनु इधर आओ, तुम्हारी बेटी को भूख लगी है। हाँ माँ, आ रही हूँ, कहते हुए अनु ने अपनी सास से बेटी को गोद में लिया और अपने कमरे की ओर बढ़ी।
उनके पीछे पीछे विक्रम भी चला गया। घर के कुछ कामों की वजह से कमर में दर्द हो रहा था तो उसने अपनी बेटी को बेड पर लेटाया और खुद भी उसके पास लेट गई। जैसे ही वो बेटी को दूध पिला रही थी, पीछे से आकर विक्रम बोला, क्या बात है, सबने मिलकर मुझे अकेला छोड़ दिया। बेचारा मैं पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। फिर मासूम बनते हुए बोला, देखो ना, हमारी बेटी कितनी अच्छे से खा रही थी और जब मैंने आइसक्रीम खिलाई तो सब मुझ पर चिल्लाने लगे। ये कोई बात हुई? अनु उसे घूरते हुए बोली, हाँ हाँ, आप तो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। 6 महीने की बच्ची को आइसक्रीम खिलाने वाले पहले पिता के रूप में। इतने छोटे बच्चे को कोई आइसक्रीम खिलाता है क्या? फिर थोड़ा सख्त लहजे में बोली, अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो फिर मत कहना कि पिता और बेटी के बीच में मत आओ। विक्रम मासूमियत से मुस्कुराते हुए पीछे से उसे गले लगाते हुए लेट गया। अरे यार, मैंने अनजाने में कर दिया, इतनी बड़ी सजा मत दो ना। अनु तुरंत उसे टोकते हुए बोली, ओ हेलो, ये क्या कर रहे हैं आप? बच्ची सो रही है, जरा दूर रहिए। अरे अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं, उल्टा अनावश्यक आइडियाज़ तो तुम ही दे रही हो। कहते हुए विक्रम ने अनु को और करीब खींच लिया और विक्रम ने मीठे स्वर में कहा, अनु मेरी जान। क्या बात है विक्रम जी, आज इतने मीठे लहजे में बुला रहे हैं आप? अनु ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस यूं ही, बस यूं ही। विक्रम ने हल्के से उसकी पीठ पर उंगलियों से डिजाइन बनाते हुए कहा, अच्छा, पहले ये डिजाइन बनाना बंद कीजिए और बताइए असली बात क्या है विक्रम जी। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे यार, मैं कितना फील लेकर बोल रहा हूँ, तुम हर बार बीच में सब बिगाड़ देती हो। मुझे थोड़ा तो अपने एहसास में रहने दो ना। अच्छा ठीक है, जो भी फीलिंग है आप महसूस कर लीजिए, मैं तब तक थोड़ा सो जाती हूँ और जब मैं उठूँगी तब आप मुझे अपनी सारी फीलिंग्स बताइएगा। कहते हुए अनु बच्ची की तरफ करवट लेकर लेट गई। ओए बदमाश कहीं के, तुम्हारे ये व्यंगबाजी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और तुम बेशर्मी से दूसरी तरफ मुंह घुमा रही हो, जैसे पति का जरा भी डर नहीं है तुम्हें। तुम्हारी खैर नहीं, अभी घर चल के बताता हूँ, तुम रुको जरा। विक्रम ने गुस्से से कहा, अरे आप ही ने तो कहा था कि कुछ बताना है तो उसके लिए भी मुझे ही डांटना है क्या? 1 मिनट रुकिए, बच्ची सो रही है। अनु ने बच्ची को अच्छी तरह सुला के विक्रम की तरफ मुड़ के कहा, अब बताइए आपकी तकलीफ़ क्या है? तुम ही तो मेरी तकलीफ़ हो, पास ही नहीं आने देती। कब का सेकेंड नाइट हो गया, तब से तुम मुझे अपने पास नहीं आने दे रही। ऐसे में अनवी बेबी को भाई कब मिलेगा? अरे विक्रम जी, अनवी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, उसे अभी भाई की क्या ज़रूरत है? जब अनवी अच्छी तरह चलने फिरने लगेगी, स्कूल जाने लगेगी, तब भाई के बारे में सोचेंगे। अभी क्या ज़रूरत है? मुझे तो एक बच्चे को संभालना ही मुश्किल हो रहा है, ऐसे में दूसरा बच्चा अभी मेरे बस की बात नहीं है। आप ऐसे ही बातें कर रहे हैं तो अभी से ये विचार अपने मन से निकाल दीजिए। कम से कम 3-4 साल तक ऐसी कोई बात मेरे सामने मत कीजिए। क्या 3-4 साल इतना नहीं? 1 साल देता हूँ तुम्हें, उसके बाद अनवी को भाई चाहिए ही चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कह रहा हूँ मैं, यहाँ 3-4 साल कौन रुकता है? आपको क्या है, आप थोड़े ही बच्चे को जन्म देंगे। मेरी तकलीफ़ आपको क्या पता? बच्चे को जन्म देना, पालना पोसना तो मुझे ही है ना। ऐसे में थोड़ा गैप रहे तो क्या दिक्कत है? अरे 1 साल तो दे ही रहा हूँ, उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। विक्रम ने मजाकिया मगर गंभीर लहजे में कहा और अनु की नाक को हल्का सा काटते हुए विक्रम धीरे धीरे उसके करीब आते हुए बोला, आज कुछ मौका है क्या जान? अनु अपनी नाक चिढ़ाते हुए बोली, आज कोई मौका नहीं है जाने मन, हमारे घर जाने के बाद ही कुछ हो सकता है और वैसे भी यहाँ बाहर सब रिश्तेदार है। अब अपनी हरकतें बंद करो और थोड़ा सो जाओ, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। विक्रम धीरे धीरे उसके पास आते हुए बोला, तुम्हें हमेशा बस दूर ही रहना है ना? कभी तो पास बुलाओ, बस जाओ जाओ ही कहती रहती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समझ लो अनवी के लिए भाई आने ही वाला है। यह कहते हुए उसने गुस्से में अनु की कमर कसकर पकड़ ली और उसे जोर से अपनी बाहों में भरकर लेट गया। अनु हंसते हुए बोली, अरे वाह, आपको तो गुस्सा कुछ कम नहीं आता है ना? फिर प्यार से अपने पति को गले लगाते हुए उसे अपनी बाहों में समा लिया और चैन की नींद सो गई। अनु के सो जाने के बाद विक्रम ने पूरी रात अपनी पत्नी और बेटी को निहारते हुए बिता दी। उनकी बेटी जाग न जाए और अनु की नींद खराब न हो,
वह दोनों की पहरेदारी करता रहा जैसा उसने सोचा था। उसकी बेटी 1 घंटे बाद जाग गई। अनु की नींद खराब न हो इसलिए उसने धीरे से अन्वी को उठाया और थोड़ी देर कमरे में ही घूमता रहा। फिर उसे लेकर अपनी माँ के पास गया और उनकी गोद में डालते हुए बोला, माँ, अनु सो रही है, थोड़े समय के लिए आप इसका ध्यान रख लीजिए। मंजूला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतने सालों में कभी घर में अपनी माँ की कोई मदद भी की है क्या? विक्रम तुरंत संभल गया और चतुराई से बोला, माँ, पुरानी बातें याद नहीं करनी चाहिए। फिर फटाफट माँ से खिसक गया, सोचते हुए कि अगर और रुकता तो माँ से ना जाने कितनी डांट सुननी पड़ती। मंजूला जी ने हंसते हुए कहा, ये सब मर्द एक जैसे ही होते हैं भाभी। शादी से पहले माँ का दामन पकड़े घूमते हैं और शादी के बाद बीवी की उंगलियां पकड़कर घूमते हैं। फिर वे बोली, कल को तुम्हारा बेटा भी ऐसा ही करेगा भाभी। हमें और कुछ नहीं चाहिए भाभी, बस हमारे बच्चे खुश रहे, उनका सुख ही हमारा सुख है। वो हमेशा बिना किसी झगड़े के बच्चों के साथ खुश और शांत रहे तो हमें भी उन्हें देखकर खुशी होती है। मंजूला जी ने कहा, जिस पर महेश्वरी जी भी हंस पड़ी। बिल्कुल सही कहा भाभी, लेकिन 25 सालों से जिसे हम पाल रहे हैं वो एक भी काम नहीं करता, मगर जैसे ही पत्नी आती है अचानक कैसे बदल जाता है। मंजूला जी ने अपनी पोती को गोद में उठाते हुए कहा, अरे भाभी, हमारे पतियों की भी हालत कुछ कम है क्या? हम भी तो अपने पतियों को ऐसे ही बना चुके हैं, वो भी तो हमारी उंगली पकड़कर ही घूम रहे हैं। दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़ी। फिर दोनों ने मिलकर अन्वी को कुछ देर तक प्यार से खिलाया। अब दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन अनु अब तक नहीं जागी थी। अन्वी को हॉल में एक चटाई पर सुलाकर उसके साथ खिलौने रख दिए गए थे जिससे वो खेल रही थी। दादा दादी और नाना नानी उसे प्यार से खिलाने में लगे थे। तभी जय और श्रेया भी फ्रेश होकर आ गए और दोनों अन्वी के पास बैठकर उसके साथ खेलने लगे। लेकिन अब तक अन्वी को जोर की भूख लग चुकी थी। उसने अपने मुंह में दोनों हाथ डाल लिए और चप चप करने लगी। तभी अनु झट से उठी, फ्रेश हुई और बेटी के लिए भागती हुई हॉल में आई। माँ को देखते ही अन्वी की बेचैनी और बढ़ गई। वो किसी के हाथ में टिकने को तैयार नहीं थी। उसने जमीन पर पैर पटके और दोनों हाथ बढ़ाकर माँ की ओर जाने लगी। अरे राक्षसी, तुम्हारी माँ अभी आ रही है, रुको। अभी तक हमारे साथ खेल रही थी, लेकिन माँ को देखते ही उसकी गोद में जाना चाहती हो, श्रेया ने हंसते हुए कहा और फिर अनु को उसकी बेटी सौंप दी। मेरी प्यारी बच्ची, बुआ ने मारा। अन्वी माँ की गोद में समा गई। फिर नटखट अंदाज में होठ आगे कर अपनी बुआ की ओर देखने लगी। अरे नाराज हो गई क्या? अब मुझ पर ऐसे क्यों देख रही हो? अपनी माँ से अब मेरी शिकायत करने जाओगी क्या? एक और दूँ क्या? क्या सोचा तुमने? मैं तुम्हारे पास नहीं थी क्या जो तुम अपने माँ के पास चली गई? श्रेया ने और जोर से कहा तो अन्वी ने और भी जोर से रोना शुरू कर दिया। अरे मेरी सोने जैसी बेटी, नहीं नहीं, बुआ ने डांटा क्या? चलो अब बुआ को भी मारते हैं। अनु ने बच्ची को गोद में उठाकर प्यार से झुलाते हुए कहा। अरे ओ, छोटे बच्चे पर अपना गुस्सा दिखा रहे हो? देखो कितनी डर गई मेरी भांजी, कहते हुए जय ने अनु के हाथों से बच्ची को लिया और उसे बाहर बगीचे में खिलाने के लिए ले गया। तब जाकर अन्वी का रोना रुका, क्योंकि उसे लगा कि बुआ ने सच में उसे डांट दिया। जय अन्वी को लेकर बगीचे में गया और कुछ देर खेलने के बाद उसे छोड़ दिया। अन्वी अभी भी बुआ के डांटने से नाराज थी और मुंह फुलाए बैठी थी। जब वो रोना बंद कर देती है तो जय बच्ची को घर के अंदर ले आता है तो अन्वी श्रेया को ऐसे मुंह बनाकर देखती है जैसे उसे मारना चाहती हो। तभी उसके पापा दिखाई देते हैं और वह अपने पापा की तरफ हाथ फैलाती है। विक्रम पूछता है, क्या हुआ बेटा, कहाँ चली गई थी? क्या बुआ ने तुम्हें डांटा? वह अपने पापा की नाक पकड़कर आ की आवाज़ें निकालने लगती है और उसके बालों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है। बेटी को ऐसा करते देख विक्रम बहुत खुश होता है और बेटी के साथ खेलते हुए सब कुछ भूलकर हंसता रहता है। सभी लोग उस पिता और बेटी को प्यार से देख रहे थे। 10 मिनट तक अपने पिता के साथ खेलने के बाद वह अपनी माँ को देखकर हाथ फैलाती है। लगता है उसे भूख लग गई है। इतनी देर रोने के बाद भूल गई होगी। अब उसे फिर से भूख याद आ गई है। अब तुम्हें मम्मी याद आ गई, भूख लग गई ना? अनु बेटी को गोद में उठाकर हवा में उछालती है और उसे चूमते हुए पूछती है,
दूध पियोगी अनवी? अनु बेटी को बेडरूम में ले जाती है और बच्ची दूध पीकर ना जाने कब से खेल रही थी। आखिरकार वह शाम के समय चैन से सो गई। बच्ची को सुलाकर झूले में डालकर अनु बाहर आ गई। उस दिन भी सब कुछ सामान्य ही बीता। जय का मन श्रेया के पास जाने के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन उस वक्त अगर उसकी माँ या सास को पता चल जाता तो वे उसकी अच्छी खासी क्लास ले लेती। इसलिए चुपचाप अपने कमरे में लेटकर उसने श्रेया को कॉल किया। बोलो ना, श्रेया ने कहा, जो अब सोने की तैयारी कर रही थी। क्या यार, शादी से पहले तो हर वक्त शादी की रट लगाए रखी, अब जब शादी हो गई है तो तुम्हें अपने पति की याद भी नहीं आती? कम से कम एक किस, एक हक तो दे सकती हो। शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और तुम मुझे भूल गई, जय ने शिकायत की। श्रेया ने कहा, ज़्यादा मत बोलो, शादी के काम पूजा पाठ से बदन पूरा थक गया है, ऊपर से अब तुम्हारे साथ बातें करनी है। वैसे भी कल से तो हम दोनों साथ ही रहेंगे ना, तब अपनी सारी शिकायतें कह लेना, लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है जय। जय ने गुस्से में कहा, अरे धोखेबाज, पहले जब मैं कहता था कि मुझे नींद आ रही है तो तुम सुनती थी क्या? उल्टा रात के 1-2 बजे तक मुझसे बातें करके मेरे कान पकाकर छोड़ती थी। और अब जब मैं 2 बातें कर रहा हूँ तो तुम्हें नींद आ रही है। देखो, अगर अभी तुमने ज़्यादा बातें की तो मैं सासू माँ के पास जाकर बोल दूँगी कि आपका बेटा मुझे अपने कमरे में बुला रहा है। तब तुझे मेरी माँ और तेरी सास मिलकर झाड़ू घुमा के मारेगी। इसलिए आज के दिन चुपचाप सो जा। कल से मैं तेरे पास ही रहूँगी, बस एक दिन का इंतजार कर ले। यह कहकर श्रेया हंसते हुए कॉल काट दी और फिर से एक मैसेज भेजा, गुड नाइट जान। कॉल पर तो गालियाँ दे रही थी और अब गुड नाइट जान कह रही है। इसका जान किसी को नहीं चाहिए। श्रेया को कोसते हुए जय उस दिन अकेले ही सो गया, मगर मन ही मन वो अगले दिन का इंतजार करता रहा। श्रेया के ख्यालों में खोया, सपनों में उसी के साथ घूमता रहा। अगला दिन भी आम दिनों की तरह गुजर गया, मगर उसी रात जय और श्रेया के लिए सुहाग रात की तैयारी की गई। अनु और विक्रम उस कमरे को मोगरे और गुलाब के फूलों से सजा रहे थे। तभी विक्रम ने मुस्कुराते हुए अनु पर फूल बरसाते हुए कहा, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था ना, चलो हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। अनु झेपते हुए बोली, शर्म नहीं आती? पहले अपना काम पूरा कर लीजिए, एक बेटी हो गई, फिर भी आपकी ये शरारतें कम नहीं हुई। फिर विक्रम की तरफ देखकर बोली, अब भी अपने आप को बच्चा ही समझ रहे हैं, आप कोई कॉलेज के लड़के नहीं हैं, एक सीईओ है, जरा उस हिसाब से बर्ताव कीजिए। यह कहकर अनु बिस्तर के चारों तरफ घूमते हुए फूल बिखेरने लगी, तो विक्रम बेड के इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, एक बार मान तो लो, मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही अरेंज कर दूंगा। बेहुदा बातें मत करिए, बाहर जाइए, मैं काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अनु ने उसे बाहर धकेल दिया और उसकी बातों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए अपने काम में लग गई। जब अनु बाहर आई तो विक्रम बड़बड़ा रहा था, इसे कभी अकल नहीं आएगी, शादी से पहले भी इतना रुलाया, अब फिर से रुला रही है। इसलिए कहा जाता है कि लड़कियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, वरना ऐसा ही हाल होता है। देर से ही सही, लेकिन उसे समझ आया। वह देखने के लिए जय के कमरे की ओर बढ़ गया कि वह तैयार हुआ या नहीं। तब तक जय तैयार हो चुका था। उसे देखकर विक्रम बोला, मैं तो तुम्हें तैयार करने आया था, लेकिन तुम तो पहले ही तैयार हो गए, चलो मैं चलता हूँ। अरे 1 मिनट रुकना। जय ने उसे रोककर जोर से गले लगा लिया और कहा, थैंक यू दोस्त, अपनी बहन मुझे देने के लिए। मेरी बहन का ख्याल रखना, अगर उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो तुम्हें मेरे हाथों से मरना पड़ेगा, समझे। तो विक्रम के नीचे चले जाने के बाद यहाँ श्रेया को महेश्वरी जी, मंजुला जी ने पूरी तरह से तैयार किया और उसके हाथ में दूध का गिलास दिया। पति के साथ कैसे रहना चाहिए इसकी कहानी 1 घंटे तक सुनाई और अनु को श्रेया को लेकर कमरे में छोड़ आने को कहा और मंजुला जी नीचे चली गई। चलो कहने पर अनु से श्रेया ने कहा, बहुत डर लग रहा है अनु, युद्ध करके मेरे भाई से शादी की है ना, अब डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, चलो तुम खुद फ्री हो जाओगी मेरे भाई के पास जाने के बाद। ये सब डर कमरे में जाने तक ही है, उसके बाद मेरे भाई के प्यार में इस डर को भी भूल जाओगी। ऑल द बेस्ट कहकर जय के बेडरूम में श्रेया को छोड़कर दरवाज़ा बंद करके अनु भी
हंसते हुए नीचे चली गई। मंजुला जी ने कहा, 2 दिन हो गए हैं भाभी यहीं रहकर, अब हम चलते हैं। हाँ भाभी, अनु को मैंने रहने को कहा पर वो भी जाने की जिद कर रही है। तुम ही 2 दिन रुक जाती तो हो जाता काम। महेश्वरी जी ने मंजुला जी को पास बिठाते हुए कहा, फिर आऊंगी भाभी। उन्हें भी ऑफिस जाए बहुत दिन हो गए हैं ना। आपके भाई साहब को मैं नहीं दिखूंगी तो बेचारे का क्या होगा कहकर मंजुला जी, महेंद्र जी, अनु, विक्रम और अनवी अपने घर के लिए निकल पड़े। इधर श्रेया ने डरते हुए, कांपते हुए, घबराते हुए जय के कमरे में कदम रखा, दरवाजा बंद किया और जय की तरफ देखा तो वो हंसते हुए उसे ही देख रहा था। श्रेया ने उस स्थिति में भी जय के ऊपर गुस्सा करते हुए, ऐसे क्यों हंस रहे हो, मैं यहाँ घबरा के मर रही हूँ। ओए, कम से कम आज तो किसी लड़की की तरह व्यवहार करो, कुछ शर्म करो, और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। जय ने कहा और श्रेया के पास चलने लगा। तो मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब देखकर क्या करूँ, उसने कहा और अपने हाथ में लिए दूध का गिलास जय को दे दिया। जय ने वो दूध का गिलास लिया और पहले खुद थोड़ा पिया और फिर श्रेया को भी पिलाया। अगर तुम ऐसे डरोगी तो अच्छा नहीं लगेगा, चलो मेरे साथ आओ। वो श्रेया को ले गया और बेड पर बैठाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर पूछा कि डर कम हुआ या नहीं। श्रेया के थोड़ा सहज होने पर कहा श्रेया ने। फिर इतने दिनों से छुपा हुआ सारा प्यार एक ही बार में उमड़ आया और उसने सारा प्यार श्रेया पर उलेरना शुरू कर दिया। श्रेया ने जब अपने सारे डर मिटा दिए तब उसने भी जय पर प्यार जताना शुरू किया। अपनी एकांत दुनिया में एक दूसरे के प्यार में डूबते हुए, वक्त को आगे बढ़ाते हुए श्रेया और जय ने अपनी पहली रात को बेहद मधुर बना लिया। उनके प्रणय को देखकर हवा भी उनके बीच में आने से शर्माकर किनारे हट गई और पसीने की बूंदें उनके शरीर पर चमकने लगी। एक दूसरे के प्यार में सराबोर होकर सुबह कब हो गई वे यह भी नहीं जान पाए और एक दूसरे की बाहों में चैन की नींद सो गए। उस रात विक्रम, अनु, मंजुला जी और महेंद्र जी घर लौट आए तो सबसे पहले मंजुला जी ने अनवी की नज़र उतारी। फिर मंजुला जी ने कहा, अब जाकर आराम करो बेटी। उन्होंने अपने बेटे, बहू और पोती को उनके कमरे में भेज दिया। अनवी को अभी नींद नहीं आ रही थी तो अनु ने पहले उसे फ्रेश कर दिया, उसके कपड़े बदले, डायपर पहनाया, पाउडर लगाया, दूध पिलाया और झूले में सुला दिया। फिर अनु भी फ्रेश होकर आई और जैसे ही वह सोने लगी विक्रम ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अरे विक्रम जी, बहुत थक गई हूँ, क्यों खींच रहे हैं मुझे, सोने दीजिए ना। अनु ने शिकायती लहजे में कहा, आज यहाँ पहली रात का असर मुझ पर भी हुआ है, इसलिए आज तुम्हें मेरा उधार चुकाना ही पड़ेगा। विक्रम ने अनु के मुंह से निकलने वाला अगला शब्द रोक दिया और अपने प्यार की गहराई दिखाने लगा। इस तरह विक्रम और अनु की जिंदगी उनकी बेटी अनवी के साथ बहुत खुशहाल चल रही थी। वही जय और श्रेया भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे और बहुत खुश थे। घर के बड़े भी अपने पोते पोतियों का ख्याल रखते हुए अपनी जिंदगी आनंद से बिता रहे थे। अनवी के 6 महीने पूरे होते ही मंजुला जी ने उसके अन्नप्राशन कराने का निर्णय लिया। उसके लिए घर में तैयारियां शुरू हो गई। उस दिन सुबह ही महेश्वरी जी, कल्याण जी, जय, श्रेया सभी विक्रम के घर पहुंच गए। फंक्शन में शामिल होने विक्रम और अनु ने भी सुबह सुबह अनवी को अच्छे से तैयार किया और नीचे आ गए। मंजुला जी ने पहले ही पूजा की सभी आवश्यक वस्तुएं व्यवस्थित कर दी थी। फिर पंडित जी आए और उन्होंने विक्रम और अनु को अनवी के साथ बैठाया और पूजा शुरू कर दी। पूजा समाप्त होने के बाद पंडित जी ने बताया कि अब अनवी को पहला अन्न खिलाया जाएगा। गुड़, चावल, दूध और इलायची डालकर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई गई, जिसे एक छोटी चांदी की कटोरी में रखा गया। सबसे पहले विक्रम को सोने की अंगूठी से थोड़ा सा चावल उठाकर अनवी को खिलाने के लिए कहा गया। पंडित जी के कहे अनुसार विक्रम ने सोने की अंगूठी से थोड़ा सा अन्न उठाया और अनवी को खिलाया। पहली बार ऐसा कुछ खाने के कारण और उसका हल्का मीठा स्वाद महसूस होते ही अनवी ने होठ चाटते हुए और भी खाने की इच्छा जताई। फिर वह सोने की अंगूठी को ही अपने मुंह में डालने लगी, जैसे कह रही हो और चाहिए। विक्रम के बाद अनु, फिर मंजुला जी, महेंद्र जी, श्रेया, जय, महेश्वरी जी, कल्याण जी सभी ने उसे अपने हाथों से खिलाया। इसके बाद एक चटाई बिछाकर उस पर किताबें, पेन, पैसे, सोना, फूल और एक स्टेथोस्कोप रखा गया।
हर तरह की चीज़ें अनवी के सामने सजाई गई। छोटी अनवी ने सुंदर मैरून और ग्रीन कलर का लहंगा जैकेट पहना था। उसकी नन्ही नन्ही कलाइयों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। माथे पर एक स्टोन बिंदी लगा था। उसके नीचे लाल कुमकुम चमक रहा था। उसकी कमर पर छोटी सी करदनी झिलमिला रही थी। गले में 2 सुंदर हार थे। हाथों में सोने की कंगने और पैरों में 2 जोड़ी घुंघरू पैजनियाँ। पहले ही उसे खूब खिलाया जा चुका था और अब जब उसे चटाई पर पेट के बल लिटाया गया तो उसका पेट पूरी तरह भरा हुआ था। वह रेंग नहीं पा रही थी, बस आंखें मटकाकर सामने रखी चीज़ों को देख रही थी। फिर विक्रम, अनु, श्रेया और जय अनवी के पास गए और प्यार से उसे बुलाने लगे, आओ बेटी आओ। वह धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगी और खुशी से बगल में लुढ़कते हुए आगे बढ़ी। फिर हौले से जाकर किताब पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही उसने किताब पर हाथ रखा, सब ताली बजाने लगे और बोले, अरे मेरी सोने जैसी बच्ची, पढ़ाई में आगे बढ़ेगी क्या। सभी ने उसे गोद में उठाकर प्यार से चूमा। इसके बाद अन्नप्राशन का कार्यक्रम अच्छे से पूरा हुआ और फिर सब लोग भोजन के लिए आगे बढ़े। क्योंकि यह फंक्शन घर में छोटे स्तर पर ही रखा गया था, इसलिए किसी को बुलाया नहीं गया था। घर के ही लोग नीचे चटाई बिछाकर बैठ गए। उनके सामने केले के पत्ते बिछाकर सारी तरह की शाकाहारी व्यंजन परोसे जा रहे थे, जो नौकरानियां परोस रही थी। अब क्योंकि अनवी का अन्नप्राशन हुआ था, उसे दाल चावल खिलाया गया। वह धीरे धीरे सबके पास जाकर खाने लगी और आखिर में एक जलेबी पकड़ ली, जिसे वह अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मसलने लगी। इसके बाद अनवी को सबके सामने बैठा दिया गया और बाकी सभी ने आराम से भोजन किया। वे तब तक खाते रहे जब तक अनवी अपनी जलेबी खत्म नहीं कर ली। फिर जब अनवी थक गई तो मंजुला जी ने अपनी पोती को स्नान कराकर तैयार किया और उसे अनु को सौंप दिया। अनु ने उसे प्यार से सुला दिया। फिर श्रेया, जय, महेश्वरी जी और कल्याण जी थोड़ी देर सभी से बातें करके शाम को अपने घर चले गए। इस तरह सबका जीवन खुशी और आनंद से आगे बढ़ता रहा। अनवी अब घुटनों के बल से उठकर खड़ी होने लगी और आंगन में इधर उधर घूमने लगी। अभी अभी अनवी एक एक कदम रखना सीख रही थी और देखते ही देखते उसकी पहली सालगिरह आ गई। जैसे ही अनवी 1 साल की हुई, विक्रम ने सोचा कि अपनी बेटी का पहला जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। अनवी अपनी तोतली बोली में मम्मी, नाना, मामा, नानी, मामी, दादा दादी जैसे प्यारे प्यारे शब्द बोलती रहती और इसी में दिन कैसे बीत जाते किसी को पता ही नहीं चलता। अपनी पोती की पहली सालगिरह पर कुछ सोना लेने के इरादे से मंजुला जी अपने बेटे, बहू और पोती और पति के साथ ज्वेलरी शॉप के लिए निकल पड़ी। आप लोग जाइए, ये कहकर महेंद्र जी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं भी चलूँगा, आखिरकार ये मेरी पोती के लिए लिया जा रहा है और बिल चुकाने वाला भी मैं ही हूँ, तो चुनाव भी मुझे ही करना चाहिए। ये कहकर वे सबको साथ लेकर चल पड़े। शॉप पहुँचते ही मंजुला जी ने दुकानदार से कहा कि बच्ची के लिए हर तरह की ज्वेलरी और सभी डिजाइन दिखाए जाए। जी मैडम कहते हुए दुकानदार ने छोटे बच्चों के लिए पहनी जाने वाली हर ज्वेलरी मंजुला जी के सामने रखनी शुरू कर दी और एक एक ज्वेलरी को विस्तार से समझाने लगे। इसी बीच 2 घंटे बीत चुके थे और विक्रम व महेंद्र जी अब थकने लगे थे, लेकिन मंजुला जी और अनु पूरी तरह से अनवी के लिए गहनों का चुनाव करने में डूबी हुई थी। उनके लिए जूस आ चुका था तो अनु ने थोड़ा सा जूस अपनी बेटी को पिलाया और फिर विक्रम को थमा दिया। थोड़ी देर बाद अनवी विक्रम की गोद से उतरकर इधर उधर खेलने लगी, छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगी। अपनी बेटी को चलते हुए देखकर विक्रम की खुशी का ठिकाना न था और महेंद्र जी भी अपनी पोती पर नजरें टिकाए बैठे थे। विक्रम और महेंद्र जी अनवी को देख रहे थे, जबकि मंजुला जी आभूषणों को देखने में मग्न थी। इसी बीच अनवी इधर उधर घूम रही थी और जैसे ही उसने विक्रम को पुकारा, वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा, पर जब तक उसकी नजरें टिकती अनवी वहाँ से गायब हो चुकी थी। विक्रम घबराकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वह बच्ची उस इलाके में कहीं नजर नहीं आई। महेंद्र जी ने भी इधर उधर देखा, लेकिन जब उन्हें भी अनवी नहीं दिखी तो वह जोर से पुकारने लगे, अनवी अनवी। वह घबराकर दुकान में मौजूद सभी लोगों से बोले, बच्ची यहीं थी,
अचानक कहाँ चली गई? इतनी स्टाफ होने के बावजूद आप लोगों को कुछ दिखा भी नहीं। देखिए, जल्दी कुछ कीजिए। अन्वी के अचानक गायब हो जाने की खबर सुनते ही अनु और मंजूला जी भी घबरा गई। वह भी बेचैन होकर दुकान में इधर उधर देखने लगी और बार बार कहने लगी, बच्ची यही थी, आखिर अचानक कहाँ चली गई? जल्दी से देखो इधर। विक्रम पूरे शोरूम के तीनों फ्लोर पर दौड़ चुका था, लेकिन अन्वी का कोई पता नहीं चला। जब वह वापस उसी फ्लोर पर आया तो गुस्से से वहाँ के स्टाफ पर चिल्लाने लगा, सीसीटीवी कैमरा चेक करो। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद बच्ची यहाँ से गायब कैसे हो सकती है? तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।